नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज अपन आपके 12वें अध्याय की बातचीत करेंगे हिस्ट्री के अंदर, 12th क्लास की हिस्ट्री में। तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा। उससे पहले मैं थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ। मैं प्रत्येक वीडियो के अंदर बताता हूँ। देखो, अपने भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग जो है वो 12वीं के अंदर 3 भाग है, यानी 3 किताबें हैं। टोटल 3 बुक्स हैं। ठीक है। इन 3 बुक्स की अगर मैं वीडियो की बात करूँ, अगर आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं तो बढ़िया अच्छी तरीके से आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म को यहाँ जाना है, सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे तीनों की तीनों प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको तीनों प्लेलिस्ट मिलेगी। देखो, एनसीईआरटी क्लास 12 इतिहास भाग 1, एनसीईआरटी 12 इतिहास भाग 2 और एनसीईआरटी क्लास 12 इतिहास भाग 3 नोट्स एंड एमसीक्यू। तो आपको इन प्लेलिस्ट के अंदर सारी की सारी जानकारी बिल्कुल क्रमानो अनुसार दी है वीडियो की। और उसके बाद बात रही इनके नोट्स की पीडीएफ और एमसीक्यू की पीडीएफ की, तो ये सारे के सारे आपको मिलेंगे मेरी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट का नाम है lakshmanthara.com। वीडियो के प्रत्येक वीडियो के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा और नोट्स के लिंक आपको प्रत्येक वीडियो के अंदर दिए हुए हैं। आप जैसे कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको शॉप बटन पे जाना है। टॉप बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको सामने यहाँ पे कैटेगरी ओपन हो जाएगी। जिस भी कैटेगरी में से आपको किताबों के नोट्स चाहिए वो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आराम से नाम मात्र के शुल्क में बहुत ही शानदार नोट्स है, जैसे ओनली एमसीक्यू और नोट्स प्लस एमसीक्यू, तीनों की अलग अलग रेट रखी हुई है। बढ़िया आसानी से इनको आप परचेज कर सकते हो। ज़्यादा इतनी कोई है नहीं। आपको सिर्फ एक मेल आईडी चाहिए और आपको मोबाइल नंबर चाहिए। पीडीएफ के अंदर आप डाउनलोड कर पाओगे और डायरेक्ट आपकी जो मेल डालोगे उसके ऊपर आ जाएगा पीडीएफ। और उसके बावजूद भी कोई समस्या आए तो मैंने पूरी इन डिटेल वाले इनके अंदर व्यू करोगे ना आप इनके ऊपर, तो आपको पूरे डिटेल के वीडियो आपको मिल जाएंगे या डिटेल मिल जाएगी कि कहाँ संपर्क करना। आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हो कोई समस्या आती है तो। ठीक है। तो चलिए चैप्टर 12 को करते हैं शुरू। आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो आज अपन 12वें पार्ट की बात करेंगे जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर। तो इसमें ज़्यादा नहीं है। औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य, यानी इस पार्ट में इतना कोई डीप बिंदु नहीं है कि जो मतलब अपने पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, बस चीज़ें दी हुई है कि भाई जब अपन गुलाम थे तो उस समय यहाँ पे नगरों का नियोजन कैसे किया गया और स्थापत्य और नगरीकरण पर क्या ध्यान दिया इन लोगों ने, अंग्रेजों ने। तो वो बातचीत अपने इसके अंदर रहने वाली है। तो एक एक करके देख लेते हैं आराम से। औपनिवेशिक शासन में शहर। पश्चिमी विश्व के ज्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ सामने आए। यानी पश्चिमी विश्व का मतलब है कि ये जिस देश से आए थे ना अंग्रेज, पश्चिमी जो देश थे, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, तो वहां उन भागों में आधुनिक शहरों के अंदर औद्योगिकरण हो रहा था, यानी उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा था। कलकत्ता, बंबई और मद्रास का मैं तो प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ने लगा। यह शहर भारत के ब्रिटिश सत्ता के केंद्र थे। यानी ये कलकत्ता, बंबई, मद्रास, ये ब्रिटिश सत्ता के केंद्र के रूप में थे। और उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर जो थे वो कमजोर पड़ते जा रहे थे। खाद्य चीजों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहां जो चीजें बनती थी उनकी मांग घट गई। और इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र जो थे वो ढह गए। कहने की बात यह है कि अंग्रेज जब भारत में आए और यहाँ के राजाओं को हरा दिया और राजाओं के जो व्यापारिक केंद्र थे वो पूरी तरीके से ढहने लग गए, मतलब उनके अंदर कोई इतनी खास बात नहीं रही। इसके पीछे कारण यह है कि अंग्रेजों ने उन केंद्रों को बहुत ही कम महत्व दिया और उन्होंने नए केंद्र स्थापित कर लिए। अब नए केंद्र स्थापित कर लिए तो आपको पता है व्यापारिक गतिविधियां सारी वहां पे होने लगी। तो ये जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए। इसी प्रक्रिया में अक्सर विशहरीकरण कहा जाता है, मतलब इसी प्रक्रिया को अक्सर विशहरीकरण कहा जाता है। मछलीपट्टनम, सूरत, श्रीरंगपट्टनम जैसे शहर 19वीं शताब्दी में काफी ज्यादा विशहरीकरण हुआ। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में केवल 11% लोग शहर में रहते थे। ऐतिहासिक शहर मतलब शहरीकरण दिल्ली 1911 में सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था, परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। मछलीपट्टनम 17वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ। 18वीं शताब्दी में जब आखिरी में जब व्यापार मुंबई, मद्रास और कलकत्ता नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा तो उसका महत्व घटता गया। अब आपको पता है अपन 8th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ये आपका
मछलीपट्टनम बंदरगाह ये जो था, यहाँ पे आपके टीपू सुल्तान थे, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम इधर आपके टीपू सुल्तान का एरिया था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके ऊपर आक्रमण करके उसको हरा दिया, तो उसके बाद में जो उनके व्यापारी केंद्र थे उन वो चौपट होने लग गए, ठीक है। अब आगे बात करें कस्बे का मतलब क्या है। कस्बा एक विशिष्ट प्रकार की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक तथा शासक रहते थे, और वह एक प्रकार से शाही शहर और ग्रामीण के बीच में का स्थान होता था। तो ध्यान रखना, एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार के आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे, उसे कहते हैं कस्बा। आगे शहरों की स्थिति। औपनिवेशिक काल में तीन प्रमुख बड़े शहर विकसित हुए, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। ये तीनों आपको याद रखने कि कौन से तीन जो है विकसित हुए थे। ये तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण यानी मत्स्य जो होती है मछली पालन और बुनाई के गांव थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। बाद में शासन के केंद्र बने, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। शहरों का महत्व इस बात पर निर्भर करता था कि प्रशासन तथा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहाँ है, क्योंकि वहीं से रोजगार व व्यापार तंत्र मौजूद होते हैं। मुगलों द्वारा बनाए गए शहर प्रसिद्ध थे जनसंख्या के केंद्रीकरण और अपने विशाल भवनों तथा अपनी शाही शोभा एवं समृद्धि के लिए, जिनमें आगरा, दिल्ली, लाहौर प्रमुख थे। शाही प्रशासन के केंद्र थे। शाही नगर किले बंद होते थे। उद्यान, मस्जिद, मंदिर, मकबरे, कारवां, सराय, बाजार, महाविद्यालय सभी किले के अंदर ही होते थे, तथा विभिन्न दरवाजों से आने जाने पर नियंत्रण रखा जाता था। उत्तर भारत के मध्यकालीन शहरों में कोतवाल नामक राज्य के अधिकारी नगर के आंतरिक मामलों पर नजर रखता था और कानून बनाए रखता था। तो इसमें अपने दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट आई है। वैसे ये पार्ट थोड़ा सा ज्यादा रामायण गाथा वाला है, कोई इसमें ज्यादा डेट और बिंदु नहीं है, और इन हिस्ट्री में जब तक कोई डेट और शानदार वाले बिंदु नहीं होते तब तक बेटा पढ़ने का मजा नहीं आता है मेरे को, ठीक है। तो इसमें औपनिवेशिक काल में आपको ये याद रख रहे हैं तीन प्रमुख बड़े शहर, ठीक है। और इतना क्या मोटा हो गया ये ओके। और फिर इसके बाद में ध्यान रखना है कि यह मत्स्य पालन और बुनाई का यह केंद्र था, और बाद में ये प्रेसिडेंसी बन गया, ठीक है। और फिर अपने को एक दो चीज़ और याद रखनी है यहाँ पे कि मध्यकालीन भारत था उस समय। शहर में कोतवाल नाम का एक राज्य के अधिकारी होता था, जो आंतरिक मामलों में नजर रखता था या कानून बनाने का काम करता था। इस तरीके से याद रखना है। अब अपन बात करेंगे 18वीं सदी में परिवर्तन। मुगल साम्राज्य का पतन होने के साथ ही पुराने नगरों का अस्तित्व भी समाप्त हो गया, और क्षेत्रीय शक्तियों का विकास होने के कारण नए नगर बसने लगे। इनमें लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर आदि उल्लेखनीय हैं। व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार तथा अन्य व्यवसायी पुराने नगरों से यहाँ आने लगे। यहाँ उनको काम तथा संरक्षण उपलब्ध था। चूंकि राज्य के बीच युद्ध होते रहते थे, इसलिए भाड़े के सैनिक के लिए भी काम था। मुगल साम्राज्य के अधिकारियों ने कस्बे और गंज यानी छोटे स्थायी बाजार की स्थापना की। इन शहरी केंद्रों में यूरोपीय कंपनियों ने भी धाक जमा ली। अब बेचारे छोटे मोटे पीछे जो मुगल रहे थे ना भाई, मुगलों के पतन होने के बाद में, तो उन्होंने क्या किया कि पहला तो कस्बा बनाया भाई, कस्बे में वो अपना छोटा मोटा व्यापार चलाते। उसके बाद में गंज यानी एक छोटा सा स्थानीय व्यापारी बाजार बनाया की स्थापना की, और इन शहरी केंद्रों में भी यूरोपीय कंपनियों ने धाक जमा ली। पुर्तगालियों ने पणजी में, डसों ने मछलीपट्टनम में, और अंग्रेजों ने मद्रास और फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी में अपने केंद्र खोले। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि पुर्तगाली पणजी में, डच जो थे मछलीपट्टनम, अंग्रेज आपकी मद्रास, और फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। 18वीं सदी में स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान जल मार्ग आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया। अब आपको पता है 18वीं सदी के अंदर जो है वो अपने स्थल आधारित मार्ग थे ना, स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान जल मार्ग आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया। यानी कुल मिला के यूरोपीय साम्राज्य के जो लोग थे उनकी धाक यहाँ पे काफी बढ़िया जमने लगी। भारत में पूंजीवाद और वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिलने लगा। मध्यकालीन शहर सूरत, मछलीपट्टनम और ढाका का पतन हो गया। अब ये जो सूरत और मछलीपट्टनम, ढाका था, इनका पतन हो गया। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजी व्यापार में वृद्धि हुई, और मद्रास, कलकत्ता और बंबई जैसे शहर आर्थिक राजधानियों के रूप में विकसित हुए। तो प्लासी के युद्ध के बाद कौन से शहर है वो कलकत्ता और मद्रास और बंबई शहर जो है आर्थिक राजधानी के रूप में काफी विकसित हुए। ये शहर औपनिवेशिक प्रशासन और सत्ता के केंद्र बन गए। इन शहरों को नए तरीके से बचाया गया और भवन तथा स्थान का निर्माण किया गया। रोजगार के विकास के साथ यहाँ के लोगों का आगमन भी तेज गया।
आगे औपनिवेशिक रिकॉर्ड। ब्रिटिश सरकार ने विस्तृत रिकॉर्ड रखा। अब ब्रिटिश सरकार जो क्या कर रही है, आपके रिकॉर्ड रखने का काम कर रही है कि भाई रिकॉर्ड कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने विस्तृत रिकॉर्ड रखा, नियमित सर्वेक्षण किया, संख्या की डेटा एकत्र किया और अपने व्यावसायिक मामलों को विनियमित करने के लिए अपनी व्यापारिक गतिविधियों के आधिकारिक रिकॉर्ड प्रकाशित किए। ब्रिटिशों ने भी मानचित्रण शुरू करवा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि नक्शे परिदृश्य इस्तेलाकर्तियों को समझने, विकास की योजना बनाने और सुरक्षा बनाए रखने और वाणिज्यिक गतिविधियों की संभावनाओं को समझने में मदद करेंगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों को शहरों में बुनियादी सेवाएं के संचालन के लिए निर्वाचित करने के लिए जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी और इसने नगरपालिका करों एवं व्यवस्थित वार्षिक संग्रहण शुरू कर दिए थे। अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास 1872 में हुआ। इसके बाद 1881 में दशकीय यानी सबसे पहले अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872। इसके बाद 1981 से दशकीय प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली जनगणना को नियमित रूप से बना दिया गया, जिससे शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य व्यवस्था तथा जनसंख्या के फैलाव पर नियंत्रण किया जा सके तथा वार्षिक नगरपालिका कर वसूला जा सके। कई बार स्थानीय लोगों द्वारा मृत्यु दर, बीमारी के बारे में गलत जानकारी दी गई। हमेशा ये रिपोर्ट नहीं की जाती थी। कभी कभी ब्रिटिश सरकार द्वारा रखी गई रिपोर्ट और रिकॉर्ड भी पक्षपातपूर्ण थे। हालांकि अस्पष्टता और पूर्वाग्रह के बावजूद इन अभिलेखों और आंकड़ों ने औपनिवेशिक शहरों के बारे में अध्ययन करने में मदद की, लेकिन ये इतने तथ्य सही नहीं थे। फिर भी मतलब एक ठीक ठाक थे उनके पास में रिकॉर्ड। तो अपने को इसमें ध्यान रखना कि अखिल भारतीय जनगणना का जो प्रयास है वो सबसे पहले 1872 के अंदर किया गया और इसके बाद 1981 से सही जनगणना होने लगी। कहने का मतलब मेरी भाषा में कि भारत में हेंगू पहला जगह जनगणना हुई, यानी सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। ठीक है। और उसके बाद में एक दशकीय जनगणना की बात करूं तो वो आपके शुरू हुई थी 1881 में। अब इसके बाद ये जनगणना हुई तो 72 में हुई, तो ये 10 साल का क्रम सही ढंग से भंग हो गया। तो बाद में एक नियमित जनगणना करवाई गई, जिसमें आवास प्रवास सब कुछ शामिल किया गया। ठीक है। तो नियमित जनगणना जो है वो 1881 से शुरू हुई और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में अपनी जनगणना होती है। और ये जो है 1872 के अंदर सबसे पहले जनगणना का प्रयास किया गया था। ये दो महत्वपूर्ण डेटा आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब आगे देखते हैं। उत्तर औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर रखने के कारण आंकड़े और जानकारियों के आधार पर शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अब कहने का मतलब ये है कि जो औपनिवेशिक शहर हैं इनमें रिकॉर्ड संभाल कर रखने के पीछे कारण क्या थे? कारण ये था कि सुचारू रूप से शासन चला सके, व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा, व्यापार को कुशलता से उन्नत करने के लिए, शहरों के विस्तार के लिए, शहरी नागरिकों के रहन सहन, आचार विचार और शैक्षणिक जागरूकता, राजनीति रुझान आदि अध्ययन करने के लिए, किसी स्थान की भौगोलिक बनावट और भूदृश्य को भली भांति समझने के बाद उन स्थानों पर शहरी साम्राज्य विस्तार आदि करने के लिए, जनसंख्या के आकार में होने वाली सामाजिक बढ़ोतरी का अध्ययन करके उसके अनुसार प्रशासनिक तौर तरीके, नियम कानून आदि को बनाने तथा उनके कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए। तो इस प्रकार से ये कई सारे उद्देश्य थे। आंकड़े एकत्रित करने में उनको क्या कठिनाई आती थी? लोग सही जानकारी नहीं देते थे। मृत्यु दर और बीमारियों के आंकड़े करना, एकत्रित करना बहुत ही मुश्किल होता था। अब पता है मतलब आज के ज़माने में भी आप गांव में चले जाओ जनगणना करने के लिए, कोई अगर बाहर से व्यक्ति है तो गांव के लोग उसे सही जानकारी देंगे ही नहीं, है ना? तो आप सोचो उस जमाने में लोग कैसे सही जानकारी दे देंगे। आज भी आपको पता है अगर जनगणना होती है तो वहाँ का जो स्थानीय शिक्षक है वही जाता है जनगणना करने के लिए, ताकि लोग उसे जानते हैं कि ये हाँ ये हमारे गांव के मार साहब हैं। अब बाहर के व्यक्ति को किसी को भेज दे तो लोग डेटा देंगे नहीं, अरे भाई सब चोर है सब ले जाएंगे। तो वहाँ भी उसी समय यही था कि लोगों ने सही जानकारियाँ नहीं दी। आगे औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के पुनः निर्माण को समझने में जनगणना के आंकड़े किस हद तक उपयोगी थे? तो ये डेटा जनसंख्या की सही संख्या के साथ श्वेत अश्वेत की कुल जनसंख्या जानने के लिए उपयोगी थे। ये आंकड़े हमें यह भी बताते हैं कि भयानक या घातक बीमारियों से लोगों की कुल संख्या का कुल आबादी किस तरह प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। जनगणना के आंकड़े हमें भिन्न समुदायों के कुल संख्या और उनकी भाषा और उनके कार्यों और आजीविका के साधनों के साथ साथ अन्य मतलब उनकी जाति और धर्म के बारे में भी पूरी जानकारी करते हैं। आगे ब्लैक टाउन और वाइट टाउन, ये क्या, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि औपनिवेशिक शहरों में गोरे अर्थात अंग्रेज और काले अर्थात भारतीयों की अलग अलग बस्तियां थी।
ध्यान रखना, औपनिवेशिक शहर जो था उसमें गोरे लोगों के लिए और काले यानी भारतीय लोगों के लिए अलग अलग बस्तियां थी। उस समय लेखन भारतीय बस्तियों को ब्लैक टाउन कहते थे और गोरों के लिए जो थी उसे वाइट टाउन कहते थे। यानी अपने भारतीयों के लिए जो बस्ती बनी होती थी उसे कहा जाता था ब्लैक टाउन, और अंग्रेजों के लिए जो बस्ती बनी होती थी उसे कहा जाता था व्हाइट टाउन। इन शब्दों का प्रयोग नस्ली भेद को प्रकट करने के लिए किया जाता था। अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता की मजबूती के साथ ये नस्ली भेद भी बढ़ता गया, यानी जिस तरीके से अंग्रेज मजबूत होते गए ये नस्ली भेद भी काफ़ी बढ़ता गया। इन दोनों बस्तियों के मकानों में अंतर होता था। भारतीय एजेंटों और बिचौलियों ने बाजार के आसपास व्हाइट टाउन में परंपरागत ढंग से ढलान मकान बनवाए। सिविल लाइंस में बंगले होते थे। सुरक्षा के लिए इनके पास छावनियां भी बसाई गई थी। व्हाइट टाउन साफ सुथरे होते थे जबकि ब्लैक टाउन गंदे होते थे। यहाँ बीमारी फैलने का भी डर रहता था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन में क्या डिफरेंट। चलें आगे। ओके, औपनिवेशिक काल में भवन निर्माण, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि औपनिवेशिक काल में भवन निर्माण की 3 शैलियाँ हुआ करती थी। पहली शैली है नवशास्त्रीय शैली यानी नियो का न्यूक्लासील न्यूक्लासिकल शैली, जिसमें बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचना पाई जाती थी, जैसे बम्बई का टाउन हॉल, एल्फिस्टन सर्कल। ये चित्र में आपको एमसीक्यू प्रश्न है ना उसमें बताऊंगा। दूसरी शैली नव गौथिक शैली थी, जिसमें ऊंची उठी हुई छत, नोकदार मेहराब, बारीक साज सज्जा देखने को मिलता है, जैसे सचिवालय, मुंबई विश्वविद्यालय और बम्बई उच्च न्यायालय जो बने हुए हैं वो गौथिक शैली के अंदर बने हुए हैं। तीसरी जो शैली थी वो थी इंडो सारा सैनिक शैली, जिसमें भारतीय और यूरोपीय शैली का मिश्रण किया गया था। इसका प्रमुख उदाहरण है गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबई का ताजमहल जो होटल है वो इसके उदाहरण है। इंडो सारा सैनिक शैली। उसके बाद में नए शहरों में सामाजिक जीवन। शहरों में जीवन अपेक्षा एक प्रवाह में लगता था। अमीर और गरीब के बीच में बड़ी असमानता थी। नए परिवहन सुविधाएं जैसे घोड़ा गाड़ी, रेलगाड़ी, बसें विकसित की गई थी। लोगों ने अब परिवहन के नए मोड का उपयोग करके घर से कार्यस्थल की शुरुआत की। कई सार्वजनिक स्थानों का निर्माण किया गया, जैसे 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक पार्क और थिएटर, डंब और सिनेमा हॉल बनाए गए। इन स्थानों ने सामाजिक संपर्क के मनोरंजन का अवसर प्रदान किया। लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। कलर, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अकाउंटेंट की मांग थी कि स्कूल, कॉलेज और पुस्तकालय बनाए जाएं। ठीक है। बहस और चर्चा का एक नया सार्वजनिक क्षेत्र उभरा। सामाजिक मानदंडों, रीति रिवाजों और प्रथाओं पर सवाल उठाए जाने लगे। उन्होंने नए अवसर प्रदान किए। महिलाओं के लिए अवसर, इसने महिलाओं को अपने घर से बाहर निकलने और सार्वजनिक जीवन में अधिक दिखाई देने का मार्ग प्रदान किया। उन्होंने शिक्षक, रंगमंच, फिल्म अभिनेत्री, घरेलू कामगार, कारखानेदार आदि के रूप में नए पेशे में प्रवेश किया। मध्यम वर्ग की महिलाओं ने स्वयं को आत्मकथा, पवित्रकाओं पत्रिकाओं, पुस्तकों के माध्यम से व्यक्त करना शुरू कर दिया। परंपरावादियों को इन सुधारों की आशंका थी। उन्होंने समाज के मौजूद शासन को, पितृसत्तात्मक व्यवस्था को तोड़ने की आशंका जताई। जिन महिलाओं को घर से बाहर जाना पड़ा, उनका विरोध का सामना करना पड़ा, उन्हें वे उन वर्षों में सामाजिक नियंत्रण की वस्तु बन गई। शहरों में मजदूरों का एक वर्ग श्रमिक वर्ग होता था। गरीब अवसर की तलाश में शहरों में आ गए। कुछ लोग जीवन के नए तरीके से जीने की चीज़ों को देखने में इच्छा रखते थे, शहरों में आ गए थे। शहरों में जीवन महंगा था, नौकरियां अनिश्चित थी। कभी कभी प्रवासी पैसे बचाने के लिए अपने परिवार को मूल स्थान पर छोड़ देते थे। प्रवासियों ने तमाशा यानी रोक, रंगमंच और स्वांग यानी व्यंग्य में भी भाग लिया। इस तरह उन्होंने शहरों में जीवन को एकीकृत करने का प्रयास किया। तो ये पूरी उस जमाने में शहर और गांव के बीच में क्या स्ट्रगल था वो पूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। एक आध कोई बनेगा तो अपन एमसीक्यू में देख लेंगे। उसके बाद में है हिल स्टेशन। अब हिल स्टेशन अंग्रेजों ने बनाए ठंडे इलाके, जो पहाड़ी इलाके थे वहां पे बनाए, ताकि गर्मियों के दिनों में वहां जाके आराम से चिल कर सके। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सेना की आवश्यकता के कारण शुरू में हिल स्टेशन विकसित करना शुरू कर दिया। उसके बाद में देखो, गोरखा युद्ध 1815 से 16 के दौरान शिमला में इन्होंने हिल स्टेशन की स्थापना की। एंग्लो मराठा युद्ध माउंट आबू 1818 में इन्होंने यहाँ पे हिल स्टेशन बनाया। दार्जिलिंग 1835 सिक्किम के शासक से लिया गया, वहाँ पे बनाया। तो पहाड़ियों की समशीतोष्णी और ठंड जलवायु को सैनिटेरियम, वे स्थान जहां सैनिकों को आराम और बीमारी से उबरने के लिए भेजा जा सकता है के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र हैजा, मलेरिया आदि बीमारियों से मुक्त थे।
पहाड़ी क्षेत्र और स्टेशन यूरोपीय शासकों और अन्य कालीनों के लिए आकर्षक स्थान बन गए। गर्मियों के मौसम के दौरान मनोरंजन के लिए वे नियमित रूप से इन स्थानों पर जाते थे और कई घरों, इमारतों और चर्चों को यूरोपीय शैली के अनुसार यहाँ पे डिजाइन कर दिया गया। बाद में रेलवे के परिचय ने इन स्थानों को अधिक सुगम बना दिया और उच्च और मध्यम वर्गों के भारतीय जैसे महाराजा, वकील, व्यापारियों ने भी नियमित रूप से इन स्थानों पर जाना शुरू किया था। पहाड़ी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण थे क्योंकि चाय बागान काफ़ी इन क्षेत्रों में विकसित हुए थे। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि एक हिल स्टेशन भी काफ़ी केंद्र बिंदु रहा है अंग्रेजी प्रशासन के अंदर। तो देख लेना आप। उसके बाद में ये जो तीन बड़े शहर हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हम तीन बड़े शहर मद्रास, कलकत्ता और बम्बई के विकास क्रम को गहनता से देखेंगे। तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण और बुनाई के थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक गतिविधियों के कारण व्यापार के प्रमुख केंद्र बनाए। कंपनी के एजेंट 1639 ईस्वी में मद्रास तथा 1690 ईस्वी में कलकत्ता में बस गए। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके जो एजेंट थे वो 1639 के अंदर तो आपके मद्रास में और 1690 के अंदर कलकत्ता के अंदर बस गए। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये कस्बे बड़े शहर बन गए। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतनोन्मुख हुए और नए नगरों का विकास होने लगा। मुगल सत्ता के क्रमिक क्षरण के कारण उसके शासन से संबंध नगरों का अवसान हो गया। मुगल राजधानियां दिल्ली और आगरा से अपने राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया। नई क्षेत्रीय ताकतों का विकास, क्षेत्रीय राजधानी लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, वडोदरा, तंजौर बढ़ते महत्व से प्रचलित हुए। व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार तथा अन्य पुराने लोग मुगल केंद्रों के इन नई राजधानियों की ओर कम शरण की तलाश में आने लगे। पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी और डसों ने 1605 मछलीपट्टनम और अंग्रेजों ने मद्रास में 1939 और फ्रांसीसियों ने 1761 में पौंडीचेरी को अपनी बस्तियां बनाने में स्थापित किया या यहाँ पे इन्होंने अपने ठिकाने बनाए। तो ये डेट्स आप थोड़ी याद रख लेना कि 1510 में कहाँ थे और 1605 में कहाँ थे, तो ये डेट देख लेना। उसके बाद में मद्रास की बनावट और पृथक्करण, कसावट और पृथक्करण। कंपनी ने पहले सूरत में अपना केंद्र स्थापित किया था और फिर पूर्वी तट पर कब्जा करने की कोशिश की। ब्रिटिश और फ्रांसीसी दक्षिण भारत में लड़ाई करने लगे, लेकिन 1761 में फ्रांस की हार के साथ मद्रास सुरक्षित हो गया और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में बस गया। तो ध्यान रखना, ब्रिटिश और फ्रांस दोनों आपस में लड़ने लगे। तो इस लड़ाई के अंदर 1761 में फ्रांस की हार हुई और ये जो 1761 के अंदर क्या किया गया, ब्रिटिश लोगों ने मद्रास के ऊपर अपना हक जता लिया। फोर्ट सेंट जॉर्ज एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया जहां यूरोपीय लोग रहते थे और ये अंग्रेजी पुरुषों के लिए आरक्षित था। ये जो केंद्र थे फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये एक अंग्रेजी पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। अधिकारियों को भारतीयों से शादी करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि अंग्रेज डच के अलावा पुर्तगाली को किले में रहने की अनुमति दी गई थी क्योंकि वे यूरोपीय ईसाई थे। मद्रास का विकास गोरों की आवश्यकता के अनुसार किया गया। काला शहर भारतीयों का बसना, पहले ये किले के बाहर था लेकिन बाद में इसे स्थानांतरित कर दिया। न्यू ब्लैक टाउन मंदिर और बाजार के आसपास रहने वाले क्वार्टर के साथ पारंपरिक भारतीय शहर जैसा था। जाति विशेष के मोहल्ले थे। मद्रास का विकास आसपास के कई गांवों में शामिल करके बनाया गया। मद्रास शहर से स्थानीय समुदायों के लिए कई अवसर प्राप्त हुए। विभिन्न समुदाय मद्रास शहर में अपनी विशिष्ट नौकरी देते थे। विभिन्न समुदायों के लोग ब्रिटिश सरकार की नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। धीरे धीरे परिवहन प्रणाली विकसित होने लगी। मद्रास के शहरीकरण का मतलब गाँवों के बीच के क्षेत्र को शहर के भीतर लाना था। आगे कलकत्ता का नगर नियोजन। पूरे शहर अंतरिक्ष और शहरी भूमि उपयोग के नक्शे की तैयारी के लिए नगर नियोजन आवश्यक थे। यह है कलकत्ता शहर का विकास सूतानाती, कोलकाता, गोविंदपुर नामक गांवों से हुआ है। यानी जो कलकत्ता शहर है ये इन गांवों से मिलकर के बना है। गोविंदपुर नामक 3 गांवों से हुआ। कंपनी ने गोविंदपुर गांव की एक साइट को वहां एक किले के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी। कलकत्ता में नगर नियोजन धीरे धीरे फोर्ट विलियम से दूसरे हिस्सों में फैल गया। कलकत्ता नगर नियोजन लॉर्ड वेलेजली ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार की सहायता से लॉटरी प्लान द्वारा नगर नियोजन के कार्य को आगे बढ़ाया गया। नगर नियोजन के लिए फंड लॉटरी द्वारा उठाए गए थे। समिति ने कलकत्ता के लिए एक नया नक्शा बनाया, शहर में सड़कें बनाई, अतिक्रमण के रिवर बैंक को साफ किया। कलकत्ता को स्वच्छ और रोग मुक्त बनाने के लिए कई झोंपड़ियों और बस्तियों को विस्थापित किया गया और इन लोगों को
कलकत्ता के बाहरी इलाके में स्थानांतरित कर दिया गया। शहरों में बार बार आग लगने के कारण सख्त भवन नियमन हो गया। सज्जे की छत पर प्रतिबंध लगा दिया गया और टाइलों की छत को अनिवार्य कर दिया गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शहरों में आधिकारिक हस्तक्षेप अधिक कठोर हो गया। ब्रिटिशों ने अधिकांश झोपड़ियों को हटा दिया और अन्य क्षेत्रों की कीमत पर शहर के ब्रिटिश हिस्से को विकसित किया। इन नीतियों ने सफ़ेद शहर और काले शहर की नस्लीय विभाजन को और गहरा कर दिया और स्वच्छ और अस्वच्छ नए विभाजन में और तेजी आ गई। धीरे धीरे इन नीतियों के खिलाफ जनता का विरोध हुआ। भारतीयों में साम्राज्यवादी विरोधी भावना और राष्ट्रवाद को मजबूत किया गया। ब्रिटिश चाहते थे कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहर ब्रिटिश साम्राज्य की भव्यता और अधिकार का प्रतिनिधित्व करें। नगर नियोजन का उद्देश्य पश्चिमी सौंदर्य विचारों के साथ उनके सावधानीपूर्वक और तर्कसंगत योजना और निष्पादन का प्रतिनिधित्व करना। हाँ, कुल मिला के बात ये थी कि कलकत्ता में जो जिस तरीके से उन्होंने नियोजन किया, अंग्रेज चाहते थे कि पूरा शहर जो है वो हमारे पश्चिम की जो शैली है उसके ऊपर, नगर नियोजन की जो शैली है उसके आधार पर बने। और यहाँ जो ये शहर है ये हमारी पश्चिमी जो शैली है उसका प्रतिनिधित्व करने का एक प्रमुख केंद्र बन जाए और यहाँ ऐसे किसी भी प्रकार के लोग नहीं रहने चाहिए जो हमारे इस तरीके के मामले को बीमारी जैसे मामले में ला के रख दे। तो इन लोगों ने अपने गांव वालों को हटा दिया, जो देसी लोग थे उनको बाहर। अब है बॉम्बे में वास्तुकला। हालांकि सरकारी भवन मुख्य रूप से रक्षा, प्रशासन और वाणिज्य जैसी कार्यात्मक जरूरतों की सेवा करते हैं, लेकिन वे अक्सर राष्ट्रवाद, धार्मिक महिमा और शक्ति के विचारों का प्रदर्शन भी करते हैं। बॉम्बे के पास शुरू 7 द्वीप हैं। बाद में ये औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी बन गए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गए। मुंबई बंदरगाह मालवा से सिंध और राजस्थान का विकास हुआ और यहाँ कई व्यापारी भी अमीर हो गए। मुंबई ने भारतीय पूंजीवाद वर्ग का विकास किया। फारसी, मारवाड़ी, कोंकणी, मुस्लिम, गुजराती, बनिया, बोहरा, यहूदी और आर्मिया जैसे विभिन्न समुदाय यहाँ पे आए। कपास की मांग वृद्धि। अमेरिकी गृह युद्ध के समय 1869 में सुएज नहर के खुलने के दौरान बॉम्बे में आगे आर्थिक विकास हुआ, क्योंकि बॉम्बे जो है समुद्री तट के नज़दीक पड़ता है, इसलिए बॉम्बे को भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहर में एक घोषित किया गया। बम्बई में भारतीय व्यापारियों ने सूती मिलें और भवन निर्माण की गतिविधियों में निवेश करना शुरू कर दिया। कई नई इमारतों का निर्माण किया गया, लेकिन उन्हें यूरोपीय शैली में बनाया गया। ये सोचा गया था कि यह होगा, इस तरह कॉलोनी घर महसूस करने लगेंगे। यूरोपीय देश में विभिन्न विदेशी परिदृश्यों को परिचित किया कराया। उन्होंने श्रेष्ठता, अधिकार और शक्ति को प्रतीक दिया। भारतीय विषयों और औपनिवेशिक आचार्यों के बीच अंतर पैदा करने में मदद करना। सार्वजनिक निर्माण के लिए 3 व्यापक वस्तु शैलियों का उपयोग किया गया, जिसमें नवशास्त्रीय शैली, नवगोथिक शैली और इंडो सौराष्ट्रिक शैली। तो याद रखें, ये तीनों शैलियों के आधार पर हमारे यहाँ पे भवनों का निर्माण किया गया था। आगे भवन और वास्तु शैलियाँ। आर्किटेक्चर आर्टी स्ट्रक्चर जो थे उन्हें उस समय प्रचलित सौंदर्य विचार को प्रतिबिंब किया। ने उन लोगों की दृष्टि भवन ने उन लोगों की दृष्टि भी व्यक्त की जो उन्हें बनाते हैं। स्थापत्य शैली भी स्वाद डालती है, शैलियों की लोकप्रिय बनाती है और संस्कृति की आकृति को आकार देती है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध औपनिवेशिक आदर्श मुकाबला करने के लिए क्षेत्रियों को राष्ट्रीय स्वाद विकसित किए। सांस्कृतिक व्यापारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से शैली बदल गई और विकसित हुई। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा था नहीं, थोड़ा यूं ही मतलब रामायण टाइप ही था। कुछ कुछ बिंदु थे जो महत्वपूर्ण थे, तो अपन एमसीक्यू के अंदर बहुत अच्छे से चर्चा कर लेंगे इनकी। आपको यहाँ पे काल रेखा दी हुई है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ से वीडियो रोक करके इन चीज़ों को देख सकते हैं कि कौन से टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई। सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, कॉर्नवालिस संस्था बनी, कलकत्ता, ये पूरी आप देख लेना। और बाकी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी अब ये पूरे चैप्टर होने के बाद। ये देखो, बस्ती क्या होती है, कस्बा क्या होता है। पेट एक तमिल शब्द है जिसका मतलब बस्ती, या जबकि पुरम शब्द गांव के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी आप इनमें ध्यान रखें। दिल्ली कोतवाल। क्या आप जानते हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। ठीक है? इसी के साथ इस चैप्टर को करते हैं एंडिंग। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको इस तरीके के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप बढ़िया मस्त पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलेंगे इनके एमसीक्यू के अंदर। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।